नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में अब केवल 2 दिन शेष रह गए हैं और अंतिम प्रहार आपको करना है जिससे कि आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल इस बार पार हो जाए, आप अपनी एक सीट पक्की कर सको। आज इस क्लास में टॉप 50 जीके जीएस के वो क्वेश्चंस आपको करवाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और वो क्वेश्चन जो आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक आपको हर क्वेश्चन को देख लेना है ताकि साथियों आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सको और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सभी लोग क्लास को एक लाइक कर दीजिएगा। क्लास पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। आप में से कोई भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो देखो, टोडा जनजाति जो है ना, ये कहाँ पाई जाती है। तो देखो, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीलगिरी पहाड़ियों में। ठीक है, टोडा जनजाति ये नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। देखिए, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जिसकी तट रेखा सबसे अधिक लंबी है। तो याद रखिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात राज्य की। और अगर आपसे पूछे भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है, तो याद रखिएगा गोवा की। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग में सिंचाई होती है। तो ध्यान से देखिएगा, राइट आंसर होगा 38% है ना। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग में सिंचाई होती है। तो साथियों 38%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचित भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। तो देखिए, संचित भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। तो याद रखिए, दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है। तो साथियों देखिए, उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख फसल है वो कौन सी है। तो याद रखिएगा, गेहूं करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है और गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में ही होता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है। यानी दक्षिण भारत के राज्यों में वो कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक चाय का उत्पादन करता है। तो देखिए, राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित 4 नगरों में से किसमें सबसे कम जनसंख्या थी। देखिए, जो 15वीं जनगणना थी ना साथियों, 2011 की जनगणना, इसके अनुसार ये जो 4 नगर आपको दिख रहे हैं, इन 4 नगरों में सबसे कम जनसंख्या किसकी थी। तो देखिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी की। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी। और इनमें से सबसे अधिक थी कानपुर की, याद रखना। अगला है, मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से 2 राज्य लाभान्वित हो रहे हैं। यानी मयूराक्षी परियोजना से भारत के किन 2 राज्यों को लाभ मिलता है। तो याद रखिएगा साथियों, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड राज्य को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मयूराक्षी परियोजना से भारत के किन 2 राज्यों को लाभ मिलता है। तो पश्चिम बंगाल और झारखंड। अगला है, भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन होता है। तो देखिए, भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए, भारत में अधिकांशतः वन संपदा का मालिक कौन होता है। याद रखिएगा, राज्य सरकार। ठीक है, तो राज्य यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है, निम्नलिखित में से किसके कारण। तो देखिए, भारत जो है प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है, किसके कारण। तो याद रखिए, भारत के अक्षांशीय विस्तार के कारण। ठीक है, राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, अक्षांशीय विस्तार। अगला क्वेश्चन है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, जो कि सोवियत संघ रूस की सहायता से स्थापित हुआ था। साथियों, ये बिहार का तेल शोधक कारखाना, और ये कहाँ पर स्थित है। तो बरौनी में। याद रखिए, बिहार के बरौनी में। ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है पहले भी और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आगे भी आपसे पूछने की बहुत ज़्यादा ये उम्मीद है। अगला है, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, वह कौन सी है। तो देखिए, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, याद रखिएगा सतलज नदी। ठीक है, तो सतलज करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है। ध्यान से देखिए, निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर निर्माण किया गया था। तो साथियों, कोच्चि में। कोच्चि केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन है साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या है। देखिए साइलेंट वैली शांत घाटी जो है वो चर्चित है, ये किसके कारण। तो याद रखिए साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या है, तो जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। ठीक है, तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो ध्यान से देखिए भारत में दूध के उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा साथियों। ठीक है, भारत में दूध उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है, तो यूपी। ठीक है, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है नेशनल वुड फॉसिल पार्क ये कहाँ स्थित है। तो याद रखिए नेशनल वुड फॉसिल पार्क जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर में, जैसलमेर राजस्थान, जहाँ पर नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है। अगला क्वेश्चन है गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है। साथियों नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखिए गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की जो मोतीपुरा खान है वहाँ से कौन सा पत्थर निकाला जाता है, याद रखिएगा सफ़ेद संगमरमर। ठीक है, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है सुएज नहर जलमार्ग के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म कौन सा है। तो देखिए सुएज नहर जलमार्ग के दोनों सिरों पर स्थित जो पतन युग्म है वो कौन सा है। तो साथियों देखिए राइट आंसर होगा एक तो पोर्ट साइड एक पतन पे और एक पतन पे आपका जो है एक सिरा पर है आपका सुएज। तो पोर्ट साइड और सुएज करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसे झीलों का देश कहा जाता है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, झीलों का देश किसे कहा जाता है या हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है, तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड को। अगला विश्व की होलीपोर्ट की राजधानी के नाम से कौन सा देश जाना जाता है। तो देखिए विश्व की होलीपोर्ट की राजधानी के नाम से कौन सा देश जाना जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया। अगला पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। साथियों पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग है जो 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, तो याद रखिए 97%, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम क्या है। देखिए नॉर्वे की जो राजधानी है ओस्लो, इसका प्राचीन नाम आपसे पूछा है क्या है, तो याद रखिएगा क्रिस्टीना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिचक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं। यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा साथियों प्रतिचक्रवात जो है ये किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं, तो देखो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब के क्षेत्र में। देखिए आपको क्लास बिल्कुल सुपर फास्ट करवा रहे हैं क्योंकि अभी आपको समय बचाना है। अगला क्वेश्चन है थ्री गार्जेज डैम किस नदी पर निर्मित है। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो याद रखिए थ्री गार्जेज डैम जो है ये किस नदी पर निर्मित है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा साथियों। याद रखिएगा यांगटी सिकयांग है ना, यांगटी सिकयांग नदी पर। अगला विश्व के किस प्राकृतिक प्रदेश में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है। तो साथियों विश्व का वो कौन सा प्राकृतिक प्रदेश है जहां पर सर्वाधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है, तो टैगा प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, टैगा प्रदेश। अगला क्वेश्चन है देखिए अभियांत्रिक प्रकार का मौसम ये कहाँ पाया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा अभियांत्रिक, ठीक है, अभियांत्रिक प्रकार का मौसम किस में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कैलिफोर्निया में। अगला विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है। सिंपल क्वेश्चन है, तो देखिए विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील पूछा है तो सुपीरियर झील होगा, और अगर आपसे खारे जल की झील पूछता तो बेकाल झील होता। यह सुपीरियर झील करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से किसे गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका कहा जाता है। तो साथियों गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका इनमें से कौन सा क्षेत्र, कौन से प्रांत को कहा जाता है, तो नेटल प्रांत को याद रखना, नेटल प्रांत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, नेटल प्रांत। अगला क्वेश्चन है शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है। तो देखिएगा शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है, तो साथियों एस्किमो नामक जनजाति। देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस्किमो जनजाति। चलिए अगला क्वेश्चन है बहते हुए नदी जल द्वारा निर्मित आकृति विहीन मैदानों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए बहते हुए नदी जल द्वारा निर्मित आकृति विहीन मैदानों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा पेनी प्लेन के नाम से। ऑप्शन नंबर बी पेनी प्लेन। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज कब मनाया गया।
तो देखिए करेक्ट आंसर होगा साथियों 7 दिसंबर को, याद रखिएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज ये 7 सितंबर को मनाया गया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन कहाँ पर शुरू हुआ? तो देखिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा। तो भाई हाल ही में भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन जो है ये कहाँ पर शुरू हुआ है? तो IIT हैदराबाद में। तो करेक्ट होगा साथियों IIT हैदराबाद। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेजन ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो अमेजन ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर होगा साथियों गुजरात राज्य सरकार के साथ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है साथियों, होम्योपैथी की खोज किसने किया था? तो देखिए होम्योपैथी की खोज किसने की थी? तो याद रखिए ससु एल हहनमन ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाएं निर्मित होते हैं? तो देखिए मानव शरीर का वो कौन सा अंग है जहां पर लिम्फोसाइट कोशिकाएं निर्माण होती है? तो याद रखिए लॉन्ग बोन्स में, यानी लंबी हड्डियों में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी लंबी हड्डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लाकोमा किसको प्रभावित करता है? साथियों ग्लाकोमा एक प्रकार का रोग है, ये निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो याद रखिएगा आंखें, आइस को, ठीक है, आंखों को प्रभावित करता है। अगला, किस गैस का उपयोग हरी फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है? तो देखिए इनमें से वो कौन सा गैस है जिसका प्रयोग हरे फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है? तो कृत्रिम रूप से पूछा है तो एसिटिलीन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला, किसने बिजली और चुंबकत्व के बीच की कड़ी की खोज की थी? तो ध्यान से देखिए, बिजली और चुंबकत्व के बीच की कड़ी की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा साथियों माइकल फैराडे ने, ठीक है, जिन्होंने इलेक्ट्रोलाइसिस का सिद्धांत दिया था। चलिए आगे देखिएगा, सोने जागने के चक्र एवं शरीर के तापक्रम को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? तो देखिए सोने जागने के चक्र एवं शरीर के तापक्रम को कौन नियंत्रित करता है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ साथियों, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मेलेटोनिन, मेलेटोनिन, ऑप्शन नंबर सी। अगला, बायोगैस किसका मिश्रण होता है? तो देखिए बायोगैस जो है ये किसका मिश्रण होता है? तो याद रखिएगा CH4 प्लस CO2 यानी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। सौरमंडल में कौन से ग्रह को लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है? यानी सौरमंडल में इनमें से किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो याद रखिएगा मंगल ग्रह को साथियों, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगर एक जहाज ताजे पानी से समुद्री जल तक चलता है तो क्या होगा? तो देखिए अगर एक जहाज ताजे जल में है और वह अचानक समुद्र तक चलता है तो क्या होगा, थोड़ा ऊंचा उठ जाएगा, क्योंकि समुद्र में जो है ना लहरें आती है और जैसे ही समुद्र में प्रवेश करेगा तो लहर के कारण जहाज जो है थोड़ा ऊंचा उठ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थाइमस ग्रंथि कौन से हार्मोन का स्रावन करती है? तो ध्यान से देखिएगा, थाइमस ग्रंथि जो है ये कौन से हार्मोन का स्रावन करती है? तो देखिए करेक्ट होगा थाइमोसिन हार्मोन का, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि इनमें से किसके द्वारा प्रतिबिंबित नहीं किया जा सकता? तो देखिए ध्वनि जो है साथियों निर्वात को पार नहीं कर सकता है ना, ध्वनि निर्वात यानी वैक्यूम, ठीक है, तो वैक्यूम को पार नहीं कर सकता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, वैक्यूम यानी निर्वात। कांच किसके मिश्रण से बना है? तो देखिए कांच जो है एक प्रकार का मिश्रण होता है और ये किसके मिश्रण से बनता है? तो याद रखिएगा रेत और सिलिकेट्स से। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, रेत और सिलिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? तो साथियों देखिए मानव विकास सूचकांक का हिस्सा आपका स्वास्थ्य एवं पोषण भी है, प्रति व्यक्ति आय भी है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा ये भी है, लेकिन सकल नाम निवेश दर जो है ये मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है, यानी निम्नलिखित में से कौन भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है? तो देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक। साथियों भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय ले सकता है। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? तो देखिए शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब ने। अगला है, राष्ट्रीय किसान आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ध्यान से देखिए राष्ट्रीय किसान आयोग का मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में, ठीक है। राष्ट्रीय किसान आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिए नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
तो यहाँ आपको याद रखना है साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए नहीं, देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी? तो देखिए वह कौन से सुल्तान थे जिन्होंने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। तो साथियों ये टॉप 51 क्वेश्चन थे आज के क्लास में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे। आपको क्लास कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास को एक लाइक और अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।